हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत का जो एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बचा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के भारत के ऊपर और 18वीं शताब्दी के भारत के ऊपर जिस टॉपिक की आज हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा 18वीं शताब्दी के भारत के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था या उस समय की हमारी आर्थिक दशा किस प्रकार की थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत से पहले आपको जो सूचनाएं दी जाती है आप उसको जान लीजिए। तो आपका जो अपना YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज और आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपको इस पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और साथ ही मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपके लिए सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की 3 की मैंने शुरुआत की है। तो धीरे धीरे सभी होगा। बहुत सारे लोगों ने डिमांड मैसेज करना यूट्यूब चैनल पर भी और मेरे टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए कि सर पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास शुरू कीजिए। तो बेशक सभी क्लास कंटिन्यू चलेगी। थोड़ा सा हिस्ट्री को एक ऐसे मोड़ पे ले जाके रोकते हैं जहाँ से हम फिर नए टॉपिक की शुरुआत कर सकें। तो धीरे धीरे सभी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। फिर आपके लिए भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का क्लास शुरू होगा और निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए आयोजित कराई जाएगी। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास PDF होता है, जो महत्वपूर्ण समाचारों के पेपर कटिंग होते हैं, वो सब आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। और इस संदर्भ में यदि आप कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब आप मेरा क्लास मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो वो तमाम सुविधाएं जो आपको YouTube चैनल पर मिलती है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई सारी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। तो ज़रूर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी सुविधा फ्री सेवा की लाभ उठाइए। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज के क्लास का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या टॉपिक हो जाएगा, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 18वीं शताब्दी का जो भारत चल रहा है, तो 18वीं शताब्दी के भारत का आर्थिक जीवन कैसा था, भारत का आर्थिक जीवन या उस समय के लोगों की आर्थिक दशाएं किस प्रकार की थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के जाने से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जितना ही आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आएगा उतनी ही हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा और हम और काम करने के लिए आपके लिए प्रेरित होंगे। आप अपने तरफ से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे तरफ से क्वालिटी और क्वांटिटी मटेरियल का आपका हमेशा प्रॉमिस रहता है। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक की कनेक्टिविटी के लिए ये जान लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या अध्ययन कर लिया है 18वीं शताब्दी के भारत में। तो 18वीं शताब्दी के भारत में अब तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्चुअली जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर लिया है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको 18वीं शताब्दी के भारत की जो राजनीतिक जीवन की विशेषता थी, तो 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की विशेषता के बारे में बताया था। सबसे जो सिलेबस डिस्कशन के बाद का जो लेक्चर था। दूसरे में मैंने आपको 18वीं शताब्दी के जो सामाजिक जीवन की विशेषता थी, सोशल लाइफ की विशेषता, उसके बारे में। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सांस्कृतिक जीवन, खासकर जो शिक्षा साहित्य था 18वीं शताब्दी का, उस सांस्कृतिक जीवन की क्या विशेषता थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उससे पहला एक लेक्चर जो है सो जो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस UPSC के और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हमने आपको बताया था।
तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने में लिखा हुआ है, यानी 18वीं शताब्दी के आर्थिक दशा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम एक मेंस आधारित प्रश्न का जिक्र कर देते हैं कि यदि आपका ऑप्शनल पेपर होगा तो भी, और यदि आपका जीएस होगा तो भी आप इस टॉपिक की समाप्ति के बाद इस प्रश्न को 200-250 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न ये है कि क्या 18वीं शताब्दी के भारत में, क्या 18वीं शताब्दी के भारत में, क्या 18वीं शताब्दी के भारत में पूंजीवादी विकास का तत्व उपस्थित था? पूंजीवादी विकास का तत्व उपस्थित था। विवेचना कीजिए। विकास का तत्व उपस्थित था, तत्व उपस्थित था, विवेचना कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपस्थित था, विवेचना कीजिए या फिर विश्लेषण करें, कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो ये जीएस में भी और ऑप्शनल पेपर यदि आपका इतिहास है तो उसमें भी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से क्लास को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया था, तो 18वीं कभी किसी भी काल विशेष के जब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं तो हमें किन किन सेगमेंट के बारे में जाननी चाहिए या आर्थिक जीवन को किस प्रकार से समझना चाहिए, उसका हम एक आपको फॉर्मेटिंग बता देते हैं। तो जब आप किसी काल विशेष के आर्थिक जीवन को चाहे प्राचीन काल में पढ़ें या मध्यकाल में पढ़ें, तो इस फॉर्मेट पर यदि आप उसको बैठा देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी समझ इतिहास के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त विकसित होगी। तो जब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें किसका जिक्र करना चाहिए? कृषि कि जिस समय की भी बात आप करें आर्थिक जीवन में तो सबसे पहले उस समय की कृषि प्रणाली किस तरीके थी वो आपको ध्यान से इसमें जिक्र करना चाहिए। कृषि के बाद उस समय के किसानों की क्या दशा थी ये आपको जिक्र करना चाहिए। किसानों की दशा क्या थी वो आपको जिक्र करना चाहिए। किसानों के बाद उस समय हस्तशिल्प उद्योग किस प्रकार का था या नहीं था। तो तीसरा सेक्शन हो जाएगा हस्तशिल्प उद्योग। यदि प्रचलन में था तो कौन सा था, कहाँ पर उसका केंद्र था, उस हस्तशिल्प उद्योग का क्या आधार था। तो हस्तशिल्प उद्योग, जाहिर सी बात है हस्तशिल्प उद्योग के बाद जो अगला सेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसमें व्यापार का, कि व्यापार किस तरीके का होता था या नहीं। तो व्यापार को दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब भी व्यापार होगा तो इसमें एक क्या होगा कि कुछ सामान आयात भी किए जाते हैं। तो आपको देखना है कि आयातित मद क्या था और कहाँ से होता था। आयातित मद क्या कहाँ से, और ठीक इसी से यदि व्यापार हो रहा है तो निर्यात भी करेंगे। तो निर्यातित या निर्यात का मद क्या था और निर्यात क्या होता था, क्या और कहाँ को होता था। और इसके अलावा एक और सेगमेंट इसमें आ जाता है जिस पर आपको चर्चा करना चाहिए। वो ये होता है कि जो व्यापार है तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था, ट्रेड बैलेंस किसके पक्ष में था, ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था। और तब जाकर आप फिर क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट पर यदि हम ढलकर किसी भी काल के आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो वो एक साइंटिफिक हो जाएगा। आप सिलसिलेवार ढंग से उसको समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से आप उसको लिखने के क्रम में होंगे। तो आइए 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की समझ भी हम लोग आर्थिक जीवन के इतिहास की इसी आधार पर बनाते हैं। तो आर्थिक दशा किस प्रकार की थी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं एक एक सेगमेंट को लेकर, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दशा, तो जैसे मैंने पहले कहा तो 18वीं शताब्दी का जो आर्थिक दशा था उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कृषि। तो 18वीं शताब्दी के भारत की जो कृषि थी ये कुल मिलाकर क्या हुई थी, पिछड़ी हुई अवस्था में थी। किस प्रकार से थी,
तो पिछड़ी हुई अवस्था में थी, पिछड़ी हुई अवस्था में, क्योंकि ये समुन्नत कृषि नहीं कहा जा सकता, पिछड़ी हुई अवस्था में थी। और पिछड़ी हुई अवस्था में थी, इसका कारण भी था। तो पिछड़ी हुई अवस्था में था, इसका कारण ये था क्योंकि इस समय तक क्या था कि जो शासक वर्ग थे या अन्य थे, तो शासक वर्ग के तरफ से कृषि के विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं हो रहा था। शासक वर्ग के तरफ से, शासक वर्ग के तरफ से, यानी कि जो प्रयास अकबर के द्वारा किए गए या उनके कुछ उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा किए गए, वो हमें औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनके बाद के जो शासक हुए उनके द्वारा नहीं दिखाई देता। हालांकि इस दिशा में कुछ क्षेत्रीय शासक ने जरूर काम किए, जैसे बंगाल ने काम किया था, कुछ जो है सो हैदराबाद के शासक ने काम किया था, कुछ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने काम किया था। लेकिन ऑल ओवर आप देखेंगे तो मुगल शासक वर्ग और अन्य मराठे लूट खसोट में विश्वास करते थे। तो शासक वर्ग के तरफ से, शासक वर्ग की तरफ से खास प्रयास नहीं हुआ था। शासक वर्ग की तरफ से खास प्रयास नहीं, किसके दिशा में? तो कृषि के विकास में खास प्रयास नहीं। कि इसका अर्थ यह है कि सिंचाई का सुविधा बढ़े, सरकार का ये प्रयास होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था। कर की दर कम हो, वो नहीं, कर की दर अधिक होती थी। फिर इसी तरीके से जो अन्य सुविधाएं तकावी ऋण किसानों को दी जाती थी, मध्यकाल में किसी किसी शासक के द्वारा दिया गया, वैसी सुविधाएं इस समय किसानों को मिल नहीं पा रही थी। और ऊपर से 17वीं शताब्दी के बाद जो देखते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य व्यापारिक कंपनियों का भी दबाव पड़ना शुरू हो गया था। तो इसलिए क्या था कि इस समय की जो कृषि थी वो पिछड़ी हुई अवस्था में थी। और पिछड़ी हुई अवस्था में होने के बावजूद भी क्या था कि भारत का जो उस समय का गांव था, जो ग्रामीण समाज था, जो गांव का समाज था, जो उस समय के गांव का समाज था, वो कैसा था? तो 18वीं शताब्दी का जो भारत है, एक स्वावलंबी ग्रामीण समाज का चित्र प्रस्तुत करता है, स्वावलंबी ग्रामीण समाज का। तो उस समय की जो ग्रामीण दशा थी, स्वावलंबी ग्रामीण समाज था। स्वावलंबी ग्रामीण समाज का अर्थ होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह आत्मनिर्भर ग्राम समाज था। किस प्रकार का था? तो ये आत्मनिर्भर समाज का स्थिति को बताता है। आत्मनिर्भर समाज कहने का अर्थ है कि उस समय के समाज में जो स्थिति थी, इतना ये लोग कृषि के पिछड़े होने के बावजूद भी इतना अवश्य उत्पादन कर लेते थे, जिनसे कि इनको पूरे वर्ष भर के लिए खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसका अर्थ ये है कि अपने जरूरत की जो आवश्यकता की जो सामान होती थी ये उत्पादित कर लेते थे। और छोटे मोटे जो ग्रामीण हाट बाजार लगते थे, उनमें अपने कुछ उत्पाद बेच लेते थे, वहाँ से कुछ उत्पाद खरीद लेते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। तो जब इस प्रकार की समाज की स्थिति हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वावलंबी ग्रामीण समाज, आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज। यानी कि जिसको बाहर से ना तो कुछ बहुत आता है और ना ही गांव से बाहर को बहुत कुछ जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ये लोग खुद कर लेते हैं। छोटे छोटे हाट जो मेले लगते हैं उनमें जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को बेच लेते हैं। ऐसी व्यवस्था को स्वावलंबी ग्रामीण समाज कहते हैं। तो 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था ग्राम का, वो इसी प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है। और कृषि पिछड़ा होने के बावजूद भी ये लोग इतना उत्पादन जरूर कर लेते थे जिससे कि क्या हो कि हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी ना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस व्यवस्था में था वो आपको यही ध्यान में रखना है कि किसानों की दशा इसमें किस प्रकार की थी, कृषि की दशा इसमें किस प्रकार की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अब इस व्यवस्था में क्या हो जाएगा वो था कि किसानों की स्थिति क्या थी। तो जाहिर सी बात है कि यदि हमने कृषि के बारे में जो देख लिया है कि पिछड़ी हुई अवस्था में है, तो 18वीं शताब्दी के भारत में कुल मिलाकर आप देखेंगे तो किसानों की जो दशा थी वो क्या थी? इनकी दयनीय दशा थी। और इनकी दयनीय दशा थी या कमजोर स्थिति थी। इसका कारण क्या था? तो एक तो आपने देख लिया है कि कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में, जिस पर ये निर्भर थे पूरी तरीके से।
और उस पिछड़ी हुई कृषि पर होने के बावजूद भी इनको क्या था कि उस समय के जो शासक होते थे अर्थात राजा के साथ साथ इनको किसको, तो जमींदार के साथ साथ किनको, तो जागीरदार को, और जागीरदार के साथ साथ किनको, तो ठेकेदार को, जागीरदार के साथ साथ किनको, ठेकेदार को। इन सब को क्या होता था, इन सब को क्या होता था, कर देना होता था, कर देना होता था, टैक्स देना होता था। तो अब आप समझ लीजिए, यदि इनको राजा को टैक्स देना हो, राजा वसूलने के लिए अधिकार दे दिया है किसको, जागीरदार को, जागीरदार वो टैक्स वसूलने के लिए निर्भर है जमींदार के ऊपर, और जागीरदार ने भी क्या किया कि अपनी उत्तरदायित्व किसी दूसरे के ऊपर सौंप दिया, ठेकेदार को। तो अब इस पूरी व्यवस्था में क्या है कि हर एक के पास कुछ न कुछ जाएगा, तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचता था और उनकी स्थिति जो थी वो दयनीय थी कृषि के पिछड़े होने के कारण, क्योंकि सरकार के तरफ से, सरकारी वर्ग की तरफ से कोई इसमें अभिरुचि थी नहीं, किसानों के पास कुछ इतना बचता था नहीं कि वो कृषि में निवेश करे, इसलिए कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में। और इनके शोषण का जो मूल कारण था, इनके दयनीय दशा का, कि कृषि के पिछड़ा होना, और इन जो सामाजिक वर्ग को और राजा को इनको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए इनकी दशा जो थी वो अत्यंत दयनीय थी। इसके बावजूद तीसरा जो सेक्शन हो जाएगा, उस समय का जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग जो था ये क्या था, एक विकसित अवस्था में हमें दिखाई देता है। और आप ये मान लीजिए कि उस समय के भारत के जो कुछ उत्पाद थे उसका विश्व व्यवस्था में कोई विकल्प नहीं था। रूस के पीटर महान का कहना था कि ये भारत का जो व्यापार है, जो इसको नियंत्रित कर लेगा, जिस पर उसका अधिकार हो जाएगा, वही जो है सो आगे चलकर महान कहलाने के योग्य बनेगा। तो उस समय क्या था कि हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन होता था हस्तशिल्प उद्योग में। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ किस किस चीज़ का उत्पादन होता था, तो हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। दूसरा, हमारे यहाँ इस समय रेशमी वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। रेशमी वस्त्र के साथ कुछ जो मलमल जो होता था, वस्त्र का ही एक प्रकार हो गया, इसका उत्पादन होता था। फिर हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन होता था। चीनी के साथ साथ हमारे यहाँ क्या होता था, जूट से बनी हुई सामग्री का उत्पादन होता था। फिर हमारे यहाँ रंग का उत्पादन होना शुरू हो चुका था। फिर खनिज जो है सो खनिज का खनन होना शुरू हो चुका था। खनिज जो है सो बहुत सारे निकाले जाते थे। हथियार बनाना भी इस समय का एक क्या था, कला का क्षेत्र था। तो हथियार बनाना राजा महाराजा के लिए। फिर धातु के जो बने औजार होते थे, धातु के औजार बनाए जाते थे, क्योंकि युद्ध होते थे तो उसके सामानों की आपूर्ति, तो हाथी के औजार, हथियार बनाना। फिर इस समय सोरा का उत्पादन होता था। सोरा के साथ साथ आप देखेंगे तो अन्य जो चीज़ें होती थी इस तरीके से। तो ये उस समय का भारत का क्या था, हस्तशिल्प उत्पाद था, यानी कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल, चीनी, जूट, रंग, खनिज पदार्थों का। फिर जो युद्ध सामग्री बनाए जाते थे, हथियार, उसके धातु का औजार बनाए जाते थे। सोरा जो विस्फोटक एक तरीके का पदार्थ हो गया, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर इस समय जो है सो नील का भी उत्पादन होता था भारत में बड़े पैमाने पर, और यूरोप को ये चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो इसमें ये जो हस्तशिल्प उद्योगों में खासकर वस्त्र उद्योग, भारत का 18वीं शताब्दी का जो विभिन्न प्रकार का वस्त्र उद्योग था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। और इसके कई सारे उत्पादन केंद्र थे वस्त्र उद्योग के, जिसमें एक आप देखोगे कि उस समय का जो बंगाल था, तो बंगाल में इस समय 18वीं शताब्दी में 2 प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र थे, जिसमें एक जो आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और दूसरा जो मुर्शिदाबाद था। तो ढाका और मुर्शिदाबाद उस समय वस्त्र उद्योग के, मलमल के बड़े केंद्र के रूप में जाने जाते थे। बिहार में उस समय जो पटना था, ये भी वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र था। पटना उस समय क्या था, वस्त्र उद्योग का केंद्र था। गुजरात में कई सारे वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। आज भी गुजरात वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। तो ये जो गुजरात में उद्योग था 18वीं शताब्दी में, सूरत में उद्योग था। यह गुजरात के भराउच शहर में यह उद्योग था।
और भरौंज के साथ साथ ये कहाँ पर था, तो अहमदाबाद में यह उद्योग था, अहमदाबाद में उद्योग था। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी यह उद्योग प्रचलन में था। तो मध्य प्रदेश में यह उद्योग कहाँ पर प्रचलन में था, तो मध्य प्रदेश में यह उद्योग वहाँ एक चंदेरी शहर, चंदेरी में यह उद्योग प्रचलन में। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी, आज भी महाराष्ट्र सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और उस समय महाराष्ट्र का जो बुरहानपुर होता था, तो बुरहानपुर जो होता था ये वस्त्र उत्पादन में अग्रणी जो क्षेत्र था वो था। महाराष्ट्र के अलावा उस समय यदि आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में आज भी वो क्षेत्र, और उस समय भी 18वीं शताब्दी में भी उत्तर प्रदेश में जो कुछ क्षेत्र थे वो वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी थे। तो यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र था, तो उस समय जो जौनपुर था वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। जौनपुर के साथ साथ जो बनारस था वो भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। फिर आगरा जो था वो हो जाएगा, और आगरा के साथ साथ जो लखनऊ हो जाएगा वो भी। तो आज भी इसमें यदि आप जौनपुर को छोड़ दो तो कमोबेश दो तीनों सिटी है, बनारस, आगरा और लखनऊ, ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उस समय के पंजाब में मुल्तान और जो लाहौर हो जाएगा, ये दोनों भी उस समय के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे, मुल्तान और लाहौर। तो आप कुल मिलाकर देख रहे होंगे कि उत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगह पर जो है सूती वस्त्र उद्योग उस समय काफ़ी प्रचलन में था। और 18वीं शताब्दी के प्रमुख उत्पादों में सूती वस्त्र भारत में सर्वाधिक प्रचलन में था। तमिलनाडु में भी ये उद्योग था। तो कोयम्बटूर और मदुरै, कोयम्बटूर और मदुरै जो है सूती वस्त्र उद्योग का जो फेमस उत्पादन सेंटर था। ये दोनों आज भी जो है उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो भारत में उस समय कई सारी जो हस्तशिल्प कला की चीज़ें थी वो प्रचलन में थी। वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था, और 18वीं शताब्दी के निर्यात में सबसे प्रमुख मद यही था। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि 18वीं सदी के निर्यात का सबसे प्रमुख मद क्या था। तो 18वीं सदी के जो निर्यात होते थे भारत के, उस निर्यात का सबसे प्रमुख मद वस्त्र उद्योग था, जो बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, भरौच, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, आगरा, लखनऊ, पंजाब में मुल्तान, लाहौर और तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो था, ये प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते थे। अब जैसे ये जो है, तो इसके बाद क्या था कि भारत का विदेश व्यापार भी उस समय कई देशों के साथ चलता था। तो भारत का क्या हो जाएगा, विदेश व्यापार। तो विदेश व्यापार में जैसे मैंने फॉर्मेटिंग जब करना शुरू किया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि विदेश व्यापार जब भी होगा किसी भी देश का, आज भी आप भारत को देखते हो या किसी अन्य मुल्क को, तो हम इसे दो तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले हम विदेश व्यापार में 18वीं शताब्दी में निर्यात क्या करते थे, निर्यात क्या करते थे, और साथ ही साथ हम आयात क्या करते थे। ये विदेश व्यापार का आयात क्या करते थे ये हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में भारत के निर्यात में जो सबसे महत्वपूर्ण मदें थी, ये तो मैंने पीछे भी पेज पर बताया है। तो 18वीं शताब्दी के निर्यात में भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मदें थी वो क्या था, सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण मद था। सबसे महत्वपूर्ण मद कौन था, सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण। 18वीं शताब्दी के निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण मद सूती वस्त्र। इसके अलावा कच्चा रेशम और रेशमी वस्त्र भी निर्यात होता था। कच्चा रेशम और रेशम के साथ साथ जो रेशमी वस्त्र होते थे भारत के, वो भी यहाँ से क्या होते थे, निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा जो भारत के निर्यात की प्रमुख मदें थी 18वीं शताब्दी में, वो क्या होता था, तो लोहे का सामान भारत निर्माण करता था। लोहे का सामान, कौन सा सामान, तो लोहे का सामान निर्यात करता था। लोहे के सामान के साथ जो अन्य चीज़ें निर्यात की जाती थी उसमें होता था नील का निर्यात करता था भारत। नील के बाद भारत सोरा का निर्यात करता था।
सोरा के बाद भारत उस समय अफीम का निर्यात करता था। अफीम के बाद कई सारे खाद्यान्न का निर्यात करता था, खाद्यान्न का। और खाद्यान्न के साथ साथ उस समय तो पांचवा सोरा, छठा अफीम, सातवां क्या हो गया, खाद्यान्न। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, चीनी, ये सब। और आठवां जो होता था, भारत बड़े पैमाने पर मसाले का निर्यात करता था, मसाले का। मसाला में आप देखोगे जो काली मिर्च होता था वो होता था, काली मिर्च का निर्यात करते थे हम। काली मिर्च के साथ साथ दक्षिण भारत से अदरक का निर्यात होता था, अदरक के साथ साथ हल्दी का निर्यात होता था। और जो मसाले के जो अन्य पदार्थ होते थे वो सभी हम लोग निर्यात करते थे। मसाला के साथ साथ भारत जो है ना, बहुमूल्य रत्नों का हम लोग निर्यात करते थे, रत्नों का निर्यात करते थे। और कई सारे औषधि और जड़ी बूटी का भी हम लोग निर्यात करते थे, औषधि प्लस जड़ी बूटी का निर्यात करते थे, औषधि और जड़ी बूटी का। तो ये उस समय के 18वीं शताब्दी के भारत का प्रमुख निर्यात हो जाएगा, जिसमें सूती वस्त्र है, कच्चा रेशम और रेशमी वस्त्र है, लोहे का सामान है, नील है, सोरा है, अफीम है, खाद्यान्न में गेहूं, चावल, चीनी हो जाएगा, मसाले हो जाएंगे, रत्न हो जाएंगे, औषधि हो जाएगी। फिर और देखेंगे तो सुगंधित पदार्थ होता था, जो सुगंधित पदार्थ होते थे, इत्र जिसको आप कहते हैं ना, तो सुगंधित पदार्थ जो कन्नौज सबका प्रसिद्ध होता था, इत्र, वो निर्यात किया जाता था। इसी के साथ साथ हम कई सारे चीज़ों का विदेशों से आयात भी क्या करते थे, आयात भी करते थे। तो जो हम विदेशों से आयात करते थे उसमें क्या होता था, तो विदेशों से आयातित मदों में फारस खाड़ी के इलाके, यानी कि ईरान हो गया, इराक हो गया, तो फारस खाड़ी से लगे, सीमा से लगे जो देश हैं, तो फारस खाड़ी से लगे सीमा के देशों से हम लोग मोती का आयात करते थे, मोती का। मोती के साथ साथ हम लोग खजूर का आयात करते थे, खजूर के साथ साथ हम लोग मेवे का आयात करते थे, और मेवे के साथ साथ हम लोग गुलाब जल का आयात करते थे, गुलाब जल का। आज भी जो खजूर है, जो मेवा है, ये सब कहाँ बनता है, अधिक उत्पादित होता है जो अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, इन देशों में। तो फारस की खाड़ी के देशों से हम इन चीज़ों का आयात करते थे। इसके अलावा अरब प्रायद्वीप के देश जो हो जाएंगे, अरब देश से, अरब प्रायद्वीप से, तो अरब प्रायद्वीप के देश से हम लोग कहवा का आयात करते थे, कहवा का। कहवे के साथ साथ हम लोग यहाँ से शहद का आयात करते थे, और शहद के साथ साथ कुछ प्रकार की जो दवाएं होती थी वो भी हम लोग आयात करते थे। फिर इस समय चीन से भी भारत कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का आयात करता था। तो चीन से हम लोग चाय का आयात करते थे, चाय के साथ साथ चीनी का भी आयात करते थे, चीनी के साथ साथ चीनी मिट्टी का आयात करते थे। तो ये सारा चीज़ हम कहाँ से आयात करते थे, चीन से। इसी प्रकार चौथा जो इंडोनेशिया था, जिसको उस समय मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था, स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, तो इंडोनेशिया से हम लोग क्या आयात करते थे, तो जैसे नाम से ही क्लियर, उस समय स्पाइस आइलैंड कहा जाता था, तो मसाला मंगाते थे। मसाला के साथ साथ हम लोग यहाँ से शराब, बियर का आयात करते थे। कुछ सुगंधित पदार्थ, इत्र का भी भारत यहाँ से आयात करता था। फिर इसी प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप का, खासकर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, तो अफ्रीका से हम लोग हाथी दांत का आयात करते थे। किसका आयात करते थे, तो हाथी दांत का आयात करते थे। और कुछ सामान हम यूरोपीय देशों से भी आयात करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का व्यापार जो था वो विभिन्न मुल्क और विभिन्न महाद्वीपीय देशों से होता था। आप देख रहे हैं फारस खाड़ी के देशों से हो रहा है, अरब से हो रहा है, चीन से हो रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया देश से, अफ्रीका से और यूरोपीय देशों से भी हमारा व्यापार चल रहा था, जब तक कि अंग्रेजों ने हमारे व्यापार के ऊपर नियंत्रण नहीं कर लिया और इसको धाराशायी नहीं कर दिया था। तब तक हमारा व्यापार इसी तरीके से, और हम निर्यात भी काफ़ी चीज़ों का करते थे। तो निर्यात जो हम करते थे ना, उस किन किन देशों को करते थे, तो हम निर्यात भी करते थे बहुत सारा सामान यूरोपीय देश को करते थे।
यूरोपीय देश के साथ साथ हम जो पूर्वी अफ्रीका के देश होते थे तो अफ्रीकी देशों को करते थे, अरब प्रायद्वीप के देशों को करते थे, अरब को करते थे, फारस की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं जिनका हमने इधर जिक्र किया है तो फारस की खाड़ी से लगे देशों को करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशियाई देशों से हमारा व्यापार चलता था। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उस समय की स्थिति ये थी कि व्यापार जो है सो एक तरीके से भारत जो था ना सो विश्व के लगभग 65% व्यापार पर भारतीय उत्पाद पूरा किया जाता था। यानी कि अब यदि हम इसमें व्यापार संतुलन की बात करेंगे, इस तरीके से यदि आप अगले सेक्शन में निकल जाएंगे तो वो और आ जाएगा। तो यदि हम ट्रेड बैलेंस की बात करेंगे इस समय व्यापार संतुलन की, तो इस समय व्यापार संतुलन जो था वो पूरी तरीके से किसके पक्ष में था? तो भारत के पक्ष में था। व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? तो ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था। और ये ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था क्यों? क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी में भारत विश्व व्यापार में हमारा लगभग 65% का योगदान था। विश्व व्यापार में भारतीय उत्पाद होते थे, भारतीय उत्पाद का 65% का योगदान था। 65% का योगदान। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय हम विश्व व्यापार में 65% की भागीदारी हमारी थी। और आज हमारी विश्व व्यापार में कितनी भागीदारी है? तो आज हमारी विश्व व्यापार में महज 1.5% के आसपास, वो भी कोविड के पहले था। अब तो ये कुछ और भी घट गया होगा, या 1.5 से आप 2% मान सकते हो। तो कहाँ हम 65% विश्व व्यापार का कंट्रीब्यूशन करते थे और आज हम कहाँ पर आ गए हैं? 1.5% पर। और सच में आप देखेंगे तो भारत उस समय जो 18वीं शताब्दी में चूंकि हमारा जो उत्पाद होता था, इस उत्पाद का कोई विकल्प नहीं था, किसी के पास कोई विकल्प नहीं, किसी देशों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आप देखेंगे आगे चलकर भी उपनिवेश के दौर में भी कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद जिनका ब्रिटेन और उसके उद्योग जो है सो जवाब नहीं दे सके, वो भारतीय उत्पाद उसके बावजूद भी ब्रिटेन बाजार में जाते थे, क्योंकि उनके पास उनका कोई विकल्प नहीं था कि वो उन चीज़ों का निर्माण कर सके और भारतीय वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार से हटा सके। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारे उत्पाद इतने बहुमूल्य होते थे, क्वालिटिव होते थे कि सब कुछ करने के बावजूद भी ब्रिटेन जो है आगे चलकर उसको तोड़ नहीं पाया। और कई ट्रेड बैरियर लगाने के बाद, टैरिफ बढ़ाने के बाद फिर भी वो ब्रिटेन किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता था, क्योंकि उसकी क्वालिटी अधिक थी, डिमांड अधिक थी। और सच कहा जाए तो 18वीं शताब्दी में जो भारत जो था 18वीं शताब्दी में भारत को सोने और चांदी का गढ़ कहा जाता था। सोना और चांदी का क्या कहा जाता था? गढ़ कहा जाता था, क्योंकि जो हमारे यहाँ से सामान जाता था उसके बदले में उन लोगों को सोना और चांदी लाना होता था, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। और इसलिए ट्रेड बैलेंस पूरी तरीके से किसके पक्ष में था? हमारे पक्ष में था। ये प्रकृति बदल कब गया? तो ये प्रकृति बदल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जब भारतीय व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया गया और धीरे धीरे जब भारतीय व्यापार को तोड़ने का प्रयास किया गया और वो तोड़ते गए, उसमें सफल होते गए, तो फिर ये प्रकृति जो है रिवर्स करने शुरू हो गई। हमारे यहाँ से कच्चा माल जाने लगा, पूंजी जाने लगा, पूंजीगत सामान जाने लगा, और बदले में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो धीरे धीरे 1757 के बाद क्या हुए? पतन के शिकार होने लगे थे। तो ये 18वीं शताब्दी के आर्थिक जीवन की हो जाएगी। अब इसमें जो मैंने एक प्रश्न आपको बताया था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या 18वीं शताब्दी के भारत में पूंजीवादी विकास का तत्व मौजूद था? पूंजीवादी विकास का तत्व था या नहीं? पूंजीवादी विकास का तत्व। तो सबसे पहली बात ये होती है कि पूंजीवादी विकास के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो वो हमें देखना होगा। देखिए, कहीं पर जो
पूंजीवाद का विकास होता है, इसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। यदि वो आवश्यकताएं हैं पूर्ति हो रही है उसकी, तो वहाँ पर संभव है। तो वो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो कुछ जुड़ी होती है आर्थिक जगत से, कुछ आर्थिक जगत से जुड़ी होती है कि यदि वो चीज़ें वहाँ पर प्रचलन में है तो पूंजीवाद का विकास संभव है वहाँ पे। तो आर्थिक जगत में सबसे पहले क्या है कि वहाँ पर पूंजीवादी विकास के लिए सबसे पहला और सबसे प्रमुख ज़रूरत है कि वहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग का प्रचलन होना चाहिए। और विकास की अवस्था में हस्तशिल्प उद्योग क्या हो, हस्तशिल्प उद्योग विकास की अवस्था में, विकास की अवस्था में हस्तशिल्प उद्योग क्या हो, विकास की अवस्था में। दूसरा क्या हो, पूंजीवादी विकास के लिए यह जरूरी है कि बीमा जैसी संस्था का प्रचलन हो, बीमा जैसी संस्था का प्रचलन, बीमा जैसी संस्था का प्रचलन हो। क्योंकि बीमा जैसी संस्था का प्रचलन, बीमा क्या होता है कि विपरीत काल में लोगों को क्या होता है, कंपनसेशन देता है। तो बीमा जैसी प्रथा का प्रचलन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए कि बैंक जैसी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए जो लोगों को ब्याज पर पैसा दे, पैसा ले। तो बैंक जैसी व्यवस्था का प्रचलन होना चाहिए, बैंक जैसी व्यवस्था कुछ हो, बैंक ही नहीं बैंक जैसी व्यवस्था हो, बैंक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर चौथा क्या होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मांग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। क्योंकि जब डिमांड होगा तभी तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मांग होनी चाहिए, और मांग होने का अर्थ है कि उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था, उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था, उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उत्पादन के लिए आपके पास कच्चा माल हो तभी आप उत्पादन करेंगे। और कच्चा माल के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए, बाजार भी। इन सबों के साथ साथ क्या है कि पूंजीवादी विकास के लिए यह भी जरूरी है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। वरना ये चीज़ें क्या होगी कि यदि एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ना हो तो ये चीज़ें छिन्न भिन्न हो सकती है। सब कुछ होते हुए भी पूंजीवादी विकास संभव नहीं है। क्योंकि ये चीज़ उपस्थित है तो उसको रेगुलेट करने के लिए तो होनी ही चाहिए व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था अच्छी हो, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति यदि है वहाँ पर पूंजी नियोजित करने की स्थिति है तो ऐसे जगह पर पूंजीवादी विकास जो है वो संभव है। अब 18वीं शताब्दी के भारत को यदि इस परिस्थिति पर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ इसमें क्या क्या दिखाई देता है, हमारे यहाँ इसमें क्या था, हमारे यहाँ क्या था इसमें, तब हम देख पाएंगे कि क्या ब्रिटेन नहीं भी आता तो हमारे यहाँ पूंजीवाद का विकास होता, या ब्रिटेन आया तो हमारे यहाँ पूंजीवाद का विकास विलंब से हुआ, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि हमारे यहाँ क्या है कि उस समय हस्तशिल्प उद्योग का प्रचलन था। आपने देखा है कि भारत कई सारे हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात करता था और हम लगभग 65% विदेशी व्यापार की आपूर्ति करते थे। तो ये हमारे यहाँ था। इसी तरीके से 18वीं शताब्दी के भारत में क्या था कि बीमा, जिसको बीमा, चेक और हुंडी जैसी व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। बीमा, चेक, हुंडी का प्रचलन था, बीमा, चेक, हुंडी का प्रचलन था। बहुत सारे इस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि बीमा बैंकर के रूप में काम करने वाले लोग थे। इसमें बैंकर के रूप में काम करने वाले लोग थे, बैंकर के रूप में। कल या आज के पेपर में भी दिया था कि बंगाल में एक जगत सेठ होता था, आप पहले भी जानते थे, जो अंग्रेजों को भी पैसा देते थे। तो बैंकर के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग होते थे, जिसमें बंगाल का एक प्रसिद्ध होता था जगत सेठ था, जगत सेठ होता था। इसी तरीके से आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में मलाई चट्टी सब होते थे, मलाई चट्टी।
तो ये सब बैंकर के रूप में होते थे जो लोग को ऋण पर ब्याज पर पैसे दिया करते थे। तीसरा हो गया। चौथा जो था कि उस समय आप देखेंगे कि जनता की क्रय क्षमता कम थी, उनके पास पैसा बचता नहीं था, तो मांग हमारे यहाँ उस प्रकार की नहीं थी, घरेलू मांग कम थी। घरेलू मांग क्या थी? कम थी। घरेलू मांग कम थी क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम था, लोगों के पास उतनी इनकम थी नहीं, तो मांग कम थी। तो मांग जरूर हमारे यहाँ कम थी, एक हमारे यहाँ ये कम थी। लेकिन पांचवा जब हम जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ क्या था कि कच्चे माल की कमी नहीं थी, क्योंकि इसी कच्चे माल का निर्यात करके अंग्रेज अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति लाने में क्या हुए थे? सफल हुए थे। तो हमारे यहाँ कच्चे माल भी थे। तो कुल मिलाकर, और जो ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये थोड़ा सा क्या था, 18वीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या था? बिखरी हुई अवस्था में थी। मुगल सत्ता का पतन हो रहा था, क्षेत्रीय राज्य क्या थे? आपस में लड़ रहे थे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि पूंजीवादी विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है उनमें से कुछ तो भारत में उपस्थित है और कुछ भारत में उपस्थित नहीं भी था, यदि था भी तो वो उस रूप में नहीं था। जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत हद तक पूंजीवादी विकास के लिए अनुकूल नहीं था। मांग कम थी। मांग कम क्यों थी? क्योंकि लोगों के पास जो है सो बचता नहीं था, किसानों के पास, लोगों के पास, उनके पास परचेजिंग पैरिटी हो। लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था, हमारे यहाँ बीमा, चेक, हुंडी प्रथा का प्रचलन था। उत्तर भारत में जगत सेठ, दक्षिण भारत में मलय चेट्टी और अन्य जैसे बैंकर थे जो लोगों को ऋण दिया करते थे। अंग्रेज भी इनसे ऋण लेते थे। मांग की जो थी कमी थी, लेकिन फिर कच्चे माल की हमारे यहाँ कमी नहीं थी। बाजार भी घरेलू बाजार था जो देर से धीरे धीरे जरूर विकसित हो ही जाता हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जब आपको निष्कर्ष लिखना होगा तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं के बावजूद, सीमाएं क्या थी वह मैंने आपको बता दिया। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं के बावजूद हमारे यहाँ क्या था? पूंजीवादी विकास का तत्व उपस्थित था। कुछ सीमाओं के बावजूद भारत में क्या था? कुछ सीमाओं के बावजूद भारत में 18वीं शताब्दी के भारत में पूंजीवादी विकास का तत्व उपस्थित था। क्या था? विकास का तत्व उपस्थित था। पूंजीवादी विकास का तत्व क्या था? उपस्थित था। ये तो एक हुआ बात। दूसरा इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो पूंजीवादी विकास का तत्व उपस्थित था, तो अंग्रेजों के आने से क्या हुआ? वास्तव में अंग्रेजों के आने से क्या हुआ कि वैसे अंग्रेज कहते हैं कि हम भारत आए इसीलिए भारत में पूंजीवादी विकास हो पाया, लेकिन अंग्रेजों के आने से यह और विलंब हुआ। अंग्रेजों के आने से क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से और विलंब हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयोग किसके हित में करना शुरू किया? अंग्रेजों के आने से यह और विलंब हुआ, और अंग्रेजों के आने से भारत में पूंजीवादी विकास विलंब हुआ या पूंजीवादी विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ, ये भी आप कह सकते हैं, मार्ग अवरुद्ध हुआ। और क्यों हुआ मार्ग अवरुद्ध? लेट से हुआ भारत में पूंजीवाद का विकास, इसका भी कारण अब आपको लिखना होगा। ऐसा इसलिए हुआ, पहला इसका कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन जैसे ही भारत पर अधिकार कर लिया, यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करने लगे। क्या करने लगे? कच्चे माल का निर्यात। तो जैसे ही अपने लिए हमारे यहाँ से कच्चे माल का वो निर्यात करने लगे, हमारे हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी पड़ने लगी। दूसरा क्या उन्होंने किया? तो दूसरा उन्होंने किया कि जो हस्तशिल्पी होते थे उनको तकनीकी देने पर विवश करने लगे। तकनीकी देने पर विवश नहीं देते थे, उनको तरह तरह की यातनाएं देते थे, तो तकनीकी देने पर विवश करने लगे। तीसरा इसके कारण भी अवरुद्ध हुआ कि ब्रिटेन का तैयार माल भारत आने लगा। ब्रिटेन का क्या था कि ब्रिटेन का मशीनों का तैयार माल भारत आने लगा। तो ऑब्वियसली तैयार माल भारत आने लगा
तो ऑब्वियसली हस्तशिल्प उद्योग जो थे उसका मुकाबला नहीं कर सके और धीरे धीरे वो किंकरी की अवस्था में पहुंच गए। और चौथा जो है सो भारत के लिए, भारतीय उत्पादों के लिए क्या किया, विदेशी बाजार और घरेलू बाजार दोनों इन्होंने छीन लिया। विदेशी एवं घरेलू बाजार, अंग्रेजों ने क्या किया, विदेशी एवं घरेलू बाजार दोनों छीन लिया, बाजार दोनों छीन लिया था। तो इस कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने से उनका जो तर्क है कि भारत में अंग्रेज आए, इसके बाद ही भारत में पूंजीवादी विकास का तत्व आया और पूंजीवादी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यह कतई सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों के आने से हमारे यहाँ उस चीज़ में बाधा ही हुई, क्योंकि वो हमारे कच्चे माल का निर्यात करने लगे। जो हस्तशिल्पी होते थे उनको तकनीकी देने के लिए विवश करने लगे। ब्रिटेन का मशीनों का तैयार माल भारत आने लगा। विदेशी एवं घरेलू बाजार भारतीय हस्तशिल्पियों से छिन गए। इन सब का क्या प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे हमारे दस्तकारी उद्योग पतन होने लगे। जिन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम अभी भारत में आपने देखा है, वो सब धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे और हमारे यहाँ पूंजीवादी विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि उस समय जो भारत में पूंजी थी, कुछ किन लोगों के पास था, तो पूंजी कुछ सामान्य लोगों के पास ही थी। कुछ जो राजा महाराजा थे उनके पास, या जो जगत सेठ या इस तरीके जो धनी लोग होते थे उनके पास, जो भोग विलासिता में अपने सामानों को ज़्यादा खर्च करते थे अपने पूंजी का, उनसे अर्थव्यवस्था में पूंजी के नियोजन की जो है सो संभावना नहीं थी। यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के जो राजा महाराजा थे जिनके पास पूंजी का कंसंट्रेशन था, वो अर्थव्यवस्था के विकास के बजाय भोग विलास में ज़्यादा खर्च करते थे। चाहे वो बंगाल का बैंकर हो या दक्षिण भारत, उन लोगों के पास भी पूंजी था तो वो भी भोग विलास में ज़्यादा खर्च करते थे। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन नहीं आता तो हमारे यहाँ क्या होता, पूंजीवाद का विकास होता जरूर, कुछ देर से होता। विश्व में कई ऐसे मुल्क हैं जहां ब्रिटेन नहीं गया, क्या वहां पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ? हुआ, पूंजीवाद का विकास कुछ देर से हुआ। तो आप यदि नहीं भी आते ना, तो हमारे यहाँ पूंजीवादी विकास होता ही, कुछ देर से होता, लेकिन हम शोषण के शिकार तो नहीं होते। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर जो 200 वर्षों का औपनिवेशिक शोषण का प्रभाव दिखाई देता, वो तो नहीं दिखाई देता। तो बहुत सारे तर्क वितर्क है, आपको कंक्रीट रूप से लिखना है कि इस तरीके से था और इसके कारण अवरुद्ध हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए जो है सो मेंस के दृष्टिकोण से और कुछ पीटी के भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले क्लास में हम जो है ना, अगला जो क्लास होगा आपका इतिहास का, उसमें हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के 4 महत्वपूर्ण सेगमेंट को कर चुके हैं। तो अब हम कुछ लोग फैक्ट पीटी के दृष्टिकोण से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगले क्लास में उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक, किसके बारे में? उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा। तो इसमें हम लोग 1707 से लेके 1857 तक जो मुगल बादशाह हुए, शासक हुए, उनके समय की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंचता जाए। सभी को बहुत बहुत थैंक यू है, धन्यवाद है।